क्या था? वेजाइनल स्पेकुलम। एक तो देखो सुनो रे, वापस से आपको क्या ना, आपको रिकॉल करनी पड़ती है हर चीज मेरे को। मेरे क्लास में आने के बाद में आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए। गेट के बाहर हूं, बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर सामने खड़ा हूं, आप में से किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। क्लियर है सबको ये? ठीक है। लास्ट टाइम बात कर रहे थे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहले स्केलपल लिखा था, दूसरे नंबर पे सीजर, फिर हीमोस्टेट, उसके बाद में आर्टरी फोर्सेप, है ना? हीमोस्टेट भी बोलते हैं, एलिस टिश्यू फोर्सेप, थंब फोर्सेप, डिसेक्टिंग फोर्सेप, टिश्यू फोर्सेप, स्पंज फोर्सेप, टंग फोर्सेप, रूमिनोडोमिसाइट, उसके अलावा बर्डिजो, प्रोबैंग, स्टोमक ट्यूब। बर्डिजो के अंदर कास्टेटर के बाद में इलास्टेटर भी लिखा था, इलास्टेटर का इमेस्कुलेटर लिखा अपन ने। लास्ट टाइम पे वेजाइनल स्पेकुलम और माउथ गे की बात चल रही थी अपनी, ठीक है ना? निडल होल्डर क्या काम आता है? निडल होल्डर किसको पकड़ता है? निडल को हम बोलते हैं सूचरिंग निडल। क्या बोलते हैं? सूचरिंग निडल। निडल की अगर बात करते हैं तो टांके लगाने के काम में आएगी, ठीक है? जो धागा है उसको आर पार अगर करना चाह रहे हो तो उस केस के अंदर आपको निडल का उपयोग करना है। निडल आपके पास में स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर कर्व निडल भी आ सकती है, दोनों हो सकती है, ठीक है? दो प्रकार की निडल होती है, एक तो होती है ट्रोमेटिक और एक होती है एट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक और एट्रोमेटिक, दोनों में फर्क क्या है? ट्रोमेटिक और एट्रोमेटिक, वर्ड सुना है आपने? ट्रोमा शोक के अंदर लिखा था ट्रोमेटिक शोक। हमने कहा था किसी चोट लगने के कारण होता है। जिस निडल से चोट लग जाए उसको बोलेंगे ट्रोमेटिक, और जिससे चोट नहीं लगे उसको बोलेंगे एट्रोमेटिक। आपको क्या लगता है कौन सा निडल से चोट लगती होगी? ट्रोमेटिक से। एट्रोमेटिक से चोट नहीं लगती, ठीक है? पूछा था कि उपयोग कहां पर किया जाता है? ट्रोमेटिक निडल्स की अगर बात करते हैं तो ये सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर काम आती है। किसके ऊपर? एट्रोमेटिक की अगर बात करते हैं तो ये सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर काम करती है, और ट्रोमेटिक निडल का उपयोग किया जाता है स्किन के ऊपर। किसके ऊपर? स्किन के ऊपर। अच्छा, नॉर्मली कपड़े सुलने वाली सुई देखी है आपने? कपड़े सुलने वाली सुई होती है वो ऐसी होती है, ऐसी होती है। आगे का सिरा जो रहता है वो गोल रहता है, नुकीला। पीछे की तरफ ये धागा डालने के लिए जगह रहती है, पता ही आपको, ठीक है? सर्जरी के अंदर ऐसी निडल भी आती है जो ऐसे बीच में से खोखली रहेगी, लेकिन धागा डालने के लिए जगह नहीं रहेगी। इस निडल के अंदर पहले से ही धागा डाला हुआ आएगा, इस प्रकार से। आगे वाला सिरा वही नुकीला रहेगा इसका भी, ठीक है? जैसे ही इस निडल को आप स्किन के अंदर डालोगे तो आगे वाले सिरे की वजह से तो आराम से घुस जाएगी, लेकिन पीछे वाला सिरा तो मोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि धागा अपने को डालना है। तो जब ये पीछे वाला सिरा पीछे की तरफ से निकलेगा, वापस से आप पार करोगे, उस टाइम पर ये टिश्यू को डैमेज करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉमेटिक निडल, है ना? यहां पर जो निडल है उसकी साइज का ही धागा है, पहले से लगा हुआ है, कोई मोटा पोर्शन है भी नहीं इसके अंदर जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो। इसको बोलते हैं एट्रोमेटिक। एट्रोमेटिक निडल का उपयोग करते हैं हम सॉफ्ट टिश्यू यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, आंतरिक अंगों के अंदर। और इसके अलावा अगर बात करते हैं मसल्स के अंदर, कौन से निडल का उपयोग करेंगे? एट्रोमेटिक। जबकि ट्रोमेटिक निडल का उपयोग किया जाएगा स्किन के अंदर, ठीक है? आगे वाले सिरे की अगर बात करते हैं तो आगे वाला सिरा दो प्रकार का हो सकता है। एक तो जस्ट जो कपड़े सुलने वाली सुई आती है आपके आगे से गोल, बिल्कुल राउंड शेप के अंदर, अगर उसी निडल को ऊपर आप आगे से हथौड़ा हथौड़ा मार दो उसको, तो आगे से चपटा जैसा हो जाएगा, पीछे की तरफ से तो गोल पोर्शन है इस टाइप से, और आगे की तरफ ये चपटा पोर्शन है, ये इस प्रकार से कटिंग एज हो रहा है इसके अंदर। इसको बोलते हैं शार्प एंड कटिंग एज। शार्प एंड कटिंग एज। आगे वाले हिस्से को चाकू की तरह काटती हुई जाएगी। बाड़मेर साइड के अंदर अगर बात करते हैं तो वहां पर बकरियों की मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है, और आपको बताइए टेम्परेचर कितना हाई रहता है वहां पर। इसकी वजह से अडेप्टेशन होता है, और वहां पर नॉर्मल वाले नीडल को स्किन के अंदर से पास करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पास ही नहीं हो पाती। गोल तो है तो स्किन सख्त है, उसकी वजह से पार नहीं हो पाती। उस केस के अंदर हम ये शार्प और कटिंग एज वाले नीडल काम में लेते हैं, स्किन को आगे से काटती हुई जाएगी, ठीक है? एक तो गोल सुइया हो जो स्किन के अंदर डालना हो, और एक चाकू, ज्यादा इजीली किससे चले जाएगा?
चाकू वाली कंडीशन के अंदर। तो ये शार्प वाली कटिंग एज वाली निडल का उपयोग करते हैं अपन स्किन के अंदर, और ये जो गोल वाली आती है उसको बोलते हैं टेम्पर्ड एज। इसका उपयोग करेंगे अपन सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रोमेटिक निडल का उपयोग कहां पर करना है, स्किन के अंदर। ठीक है, और एट्रोमेटिक निडल का सॉफ्ट टिश्यू या इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। क्लियर है? लिखो, हेडिंग डालो निडल, सूचरिंग निडल। हेडिंग डालोगे सूचरिंग निडल। लिख लिया? लिखो, टाके लगाने के या सूचर लगाने के काम आती है। लिखो, टाके या सूचर लगाने के काम आती है। टाके या सूचर लगाने के काम आती है। टाके या सूचर लगाने के काम आती है। लिखो, दो प्रकार की, दो प्रकार की, हिंदी में लिखें। दो प्रकार की। सबसे पहले लिखो ट्रोमेटिक निडल। ट्रोमेटिक निडल। ट्रोमेटिक निडल। ट्रोमेटिक निडल सबसे पहले। ट्रोमेटिक निडल लिखो, इससे उत्तक को नुकसान पहुंचता है। इससे उत्तक को नुकसान पहुंचता है। इससे उत्तक को नुकसान पहुंचता है, ट्रॉमा या चोट पहुंचती है। इससे उत्तक को नुकसान पहुंचता है। लिखो, उपयोग स्किन पर टांके लगाने के लिए। उपयोग लिखोगे त्वचा पर टांके लगाने के लिए। उपयोग लिखोगे स्किन या त्वचा पर टांके लगाने के लिए। उपयोग लिखोगे स्किन या त्वचा पर टांके लगाने के लिए। सेकंड नंबर पर लिखोगे ए ट्रोमेटिक निडल। ए ट्रोमेटिक निडल। ए ट्रोमेटिक निडल। ए ट्रोमेटिक निडल। निडल के अंदर एन आई नहीं आता, एन डबल ई डी एल ई आता है। ए ट्रोमेटिक निडल लिखो, उत्तक को नुकसान नहीं पहुंचता है। ए ट्रोमेटिक निडल उत्तक को नुकसान नहीं पहुंचता है। ए ट्रोमेटिक निडल उत्तक को नुकसान नहीं पहुंचता है। लिखो, उपयोग। उपयोग सॉफ्ट टिश्यू, नर्म उत्तकों, आंतरिक अंग, मांसपेशियों। नर्म उत्तकों, सॉफ्ट टिश्यू, आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन, और मसल्स, मांसपेशियों पर टांके लगाने के लिए। सॉफ्ट टिश्यू, नर्म उत्तकों, आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन, और मांसपेशियों पर टांके लगाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? एट्रोमेटिक निडल का उपयोग करेंगे। क्लियर? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे यहां पर होते हैं। खत्म। स्लाइशन के अंदर लिखा था अपन ने ऑटोक्लेव, लिखा था। ऑटोक्लेव के द्वारा किसका स्लाइशन किया जाता है? सर्जिकल पैक का। हेडिंग डालोगे सर्जिकल पैक। हेडिंग डालोगे सर्जिकल पैक। सर्जिकल पैक। सर्जिकल पैक। सर इसमें धागा कौन सा यूज करते हैं? धागे के अंदर
ट्रोमेटिक निडल की अगर बात करते हैं तो सिल्क वगैरह जो भी बाहर वाला धागा है आप काम में ले सकते हो। एट्रोमेटिक निडल के अंदर सामान्य रूप से कैटगट लगी हुई आती है ना, पहले से लगी हुई है उसके अंदर, कंपनी वालों ने लगा के दे दी उसके अंदर, आपको धागा डालने की जरूरत नहीं है उसके अंदर क्योंकि जगह ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो उसके अंदर सर्जिकल पैक के अंदर। सर्जिकल पैक की अगर बात करते हैं तो शल्य चिकित्सा के दौरान काम आने वाले उपकरणों का एक स्टैंडर्ड सेट, यानी कि जिसके अंदर मैक्सिमम काम आने वाले उपकरण आ जाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सर्जिकल पैक। डिफाइन लिखो, शल्य क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों का, शल्य क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों का, शल्य क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों का, शल्य क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों का शल्य क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों का, वर्ड काम में लेते हैं स्टैंडर्ड सेट, सर्जिकल पैक कहलाता है। शल्य क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों का स्टैंडर्ड सेट, सर्जिकल पैक। स्टैंडर्ड का मतलब मानक है, ये तो होंगे होंगे इसके अंदर, इसके अलावा आपको कुछ अतिरिक्त जरूरत पड़ रही है तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखो इधर बाद में लिखोगे। सर्जिकल पैक की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीजें पाई जाती है। पहले नंबर पे आते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जिनके नाम अपन ने पढ़े हैं, और उसके अलावा आते हैं गारमेंट या क्लोथ्स। क्लोथ्स को क्या बोलते हैं, कपड़े। सर्जिकल उपकरण मिलेंगे आपको, और क्या मिलेंगे, कपड़े। सर्जिकल उपकरण की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास में है बीपी हैंडल, कितने नंबर के, 3 और 4, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास में सीजर, यानी कि कैंची, कितने प्रकार की, कौन कौन सी, शार्प एंड पॉइंटेड और मायो सीजर, मायो सीजर। ये भी दो प्रकार की है आपके पास में, एक तो स्ट्रेट बिल्कुल सीधी, और एक है कर्व्ड। ये भी दो प्रकार के, स्ट्रेट और कर्व्ड। सीधी वाली कैंची तो आप जानते हो, नॉर्मल वाली। एक कर्व्ड और आती है थोड़ी सी आगे की तरफ से घूमी हुई, उसको बोलते हैं कर्व्ड। दोनों प्रकार में आती है, शार्प एंड पॉइंटेड के अंदर भी आती है और मायो सीजर के अंदर भी आती है। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है हीमोस्टेट या आर्टरी फोर्सेप। नाम लिखे थे अपन ने, आर्टरी फोर्सेप्स। नाम बताओ कौन कौन से थे, कोचर, हालस्टेड और पिंस, ये तीनों ही थे। ये तीनों की तीनों दो प्रकार के होंगे, स्ट्रेट होंगे और कर्व्ड होंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं चौथे नंबर पे एलिस टिश्यू फोर्सेप, पांचवें नंबर पे थंब फोर्सेप, जिसको आप क्या नाम दिया था, टिश्यू फोर्सेप, और इसी का एक और नाम क्या था, डिसेक्टिंग फोर्सेप। छठे नंबर पे ग्रूव डायरेक्टर है। सातवें नंबर पे अगर बात करते हैं तो स्पंज फोर्सेप, क्या काम आता है, किसके लिए, किससे, कंटेनर से स्टाइल निसंक्रमित स्वाब या गोजपेट को बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। चीटल फोर्सेप क्या काम आया था,
ग्रूव डायरेक्टर, इसके अलावा निडल, सूचरिंग निडल। ठीक है, दोनों प्रकार की लेनी है आपको, ट्रोमेटिक भी लेनी है और एट्रोमेटिक भी। सामान्य रूप से कैटगट के साथ में जो एट्रोमेटिक निडल आती है वो पहले से स्लाइज होकर आती है, क्योंकि खुद कैटगट भी स्टाइल होकर ही आती है। तो ये सारे के सारे उपकरण हैं जो सर्जिकल पैक के अंदर रहेंगे। इनमें से किसी भी उपकरण का नाम देकर अगर आपसे पूछा है कि इसका इंस्टॉलेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर क्या दोगे? ऑटोक्लेव। क्या आंसर दोगे? लिख देता हूं यहां पर आपके लिए। इंस्टॉलाइजेशन किससे करते हैं? ऑटोक्लेव से। टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन क्या रहता है ऑटोक्लेव में? 121 15 एलवी प्रेशर है 15 मिनट के लिए। क्लियर है? ये तो हो गई सारी की सारी उपकरणों की बातें। इसके अलावा 10वें नंबर पे सूचरिंग मटेरियल, आगे बढ़ेंगे अपन। टांके लगाने के लिए धागा भी तो चाहिए। धागा आपका सिल्क का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, या फिर मेटल वायर, धातु के तार भी हो सकते हैं आपके। ये भी आप इसके अंदर काम में ले सकते हो स्लाइस करने के लिए। ठीक है, ये भी इसी के साथ स्लाइस हो जाएंगे। ये तो हो गई इंस्ट्रूमेंट की बातें। अगर बात करते हैं गारमेंट या कपड़े की, या क्लॉथ, कपड़ा, कपड़े की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास में कवरिंग क्लॉथ, बेस क्लॉथ, क्या बोलोगे, एप्रन, एक श्राउड और ड्रेप और आता है जो खिड़की वाला कपड़ा आता है। इसके अलावा गाउन और कैप। और क्या काम में ले सकते हो? कपड़े की बनी हुई गोज को आप इससे भी स्लाइस करके इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बेस क्लॉथ, चौकोर कपड़ा होगा जो नीचे की तरफ बिछाया जाएगा। उसके ऊपर फिर रखे जाएंगे आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे के सारे। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फिर रखा जाएगा आपका श्राउड या ड्रेप, श्राउड या ड्रेप के ऊपर रखा जाएगा गाउन, और गाउन के ऊपर आप गोज वगैरह रखोगे और इस कवरिंग क्लॉथ से पूरे के पूरे को कवर कर दोगे। और कवरिंग क्लॉथ के साथ में इसको ऑटोक्लेव के अंदर ऐसे कैसे रखना है। ऑटोक्लेव को चालू करके 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 एलवी प्रेशर 15 मिनट के लिए मेंटेन करना है, और उसके बाद में इसको निकालकर हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इन कपड़ों का स्टलाइजेशन भी किसके द्वारा किया जाएगा? ऑटोक्लेव के द्वारा। श्राउड या ड्रेप आपको याद रखना है। श्राउड या ड्रेप बेसिकली वो कपड़ा है, आप इसको खिड़की वाला कपड़ा भी बोल सकते हो। खिड़की या विंडो पाई जाती है इसके अंदर। तो जहां पर ऑपरेशन करना आपको जितना इंसिजन लगाना है उतनी बड़ी खिड़की वाला श्राउड या ड्रेप ले लेंगे, बाकी सारे के सारे हिस्से को अपन ढका हुआ रखेंगे। और इसको रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? श्राउड या ड्रॉप को रखने के लिए टावल क्लैंप को। तो यानी कि आपके इंस्टॉलेशन के अंदर एक और उपकरण होना चाहिए, टावल क्लैंप। ये भी आपके पास में होना चाहिए। क्लियर है? ये स्टैंडर्ड सेट है, मिनिमम सेट है जो आपके पास में होना ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर लो, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि इतने तो इंस्ट्रूमेंट कम से कम आपके पास में होने ही होने चाहिए। वेटनेरियन के बाद में इतने सारे तो मिलते नहीं अपने पास में। ले देके 3 चीजें जरूर मिलनी चाहिए आपके पास में। निडल होल्डर, निडल, निडल नहीं भी होती है तो ओनर से मांग लेते हैं अपन की गुदड़ी सिलने वाली सुई लिया, छोटी सुई लिया, कपड़े सिलने वाली तो मिल ही जाती है उसके पास में। अगर वो भी नहीं है उसके पास में तो फिर हमारे पास में नॉर्मल जो 16 नंबर 18 नंबर 20 नंबर निडल होती है, इसका उपयोग कर लेते हैं अपन। करना कुछ नहीं होता, तो बस निडल बीच में पीछे की तरफ वाला हिस्सा तोड़ दो, धागा फंसा दो उसके अंदर और थोड़ा सा दबा दो, बस काम चल जाएगा। जुगाड़ अपने सारे कर रखे हैं, हर एक चीज का जुगाड़ है, बस इंस्टॉलेशन का जुगाड़ नहीं है हमारे पास में। वरना तो हम ऑटोक्लेव बना लेते, गाड़ी के पास में टांग के रखते हैं जैसे LN2 रखते हैं। क्लियर? तो सर्जिकल पैक की अगर बात करते हैं तो शल्य क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों का स्टैंडर्ड सेट ही सर्जिकल पैक कहलाता है। 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी शल्य चिकित्सा के दौरान काम आने वाले उपकरण और साथ ही साथ कपड़े।
उपकरणों की अगर बात करते हैं तो उपकरणों के अंदर बीपी हैंडल है 3 नंबर 4 नंबर, सीजर्स जितने प्रकार की होती है सारे के सारे। फोर्सेप की अगर बात करते हैं तो हीमोस्टेट, आर्टरी फोर्सेप, 3 प्रकार के लिखे थे, कोचर, हालस्टेड और पिंस। स्ट्रेट भी होंगे और कर्व भी हो रहेंगे ये वाले। इसके अलावा एलिस टिश्यू फोर्सेप है, थंब फोर्सेप, टिश्यू फोर्सेप, डिसेक्टिंग फोर्सेप, ग्रुप डायरेक्टर, स्पंज फोर्सेप। दो दो बार आगे के टावल क्लैंप। तो ये चूंकि सर्जिकल पार्ट का पार्ट है, भाग है, इसलिए कम से कम इनके नाम तो आपको याद ही होने चाहिए, इनका उपयोग आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या उपयोग इनका किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम देखे आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि भाई ये इसका नाम क्या है या फिर ये काम क्या आता है। लेकिन अगर बात करते हैं डीएसएम एसएसबी, दिल्ली वालों की निकलती है ना वैकेंसी, उसके अंदर वो खतरनाक पेपर देते हैं। उसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट की फोटो देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये क्या होता है। तो फोटो अपन अलग से पीडीएफ दिखा देंगे आपको कि भाई ऐसा ऐसा होता है, या फिर मेरे पास पड़े हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा बस। क्लियर है? लिखना शुरू करो। लास्ट लाइन लिखी थी कि शल्य की क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों का स्टैंडर्ड सेट क्या कहलाता है? सर्जिकल पे। लिखो दो भाग। दो भाग। दो भाग लिखोगे। सबसे पहले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या सर्जिकल उपकरण, और दूसरे पे गारमेंट या क्लॉथ। गारमेंट या क्लॉथ। लिख लिया दोनों? नाम लिखो। अच्छा, आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या भूल गए अपन? आपको क्या लगता है क्या और ऐड होना चाहिए इसके अंदर? प्रोब। ब्लेड पहले से स्ट्राइक कर रखी है हमने गामा रेडिएशन से। निडल होल्डर। निडल को पकड़ोगे किससे? निडल होल्डर भी इसके अंदर आएगा, अपन ने लिखा नहीं। लिखो, अब ये नाम लिखने हैं सारे के सारे, और इंग्लिश में ही लिखना, नाम ध्यान रखना, हिंदी में नहीं लिखोगे।
हाँ भाई लाइव वालों क्या कह रहे हो तुम, बताओ भाई, इनका रिप्लाई देते हैं, तुम लिखने में ध्यान दो। सर सर्जरी के बाद में कौन सा सब्जेक्ट शुरू करेंगे? न्यूट्रिशन कर ली क्या अपन ने? न्यूट्रिशन शुरू करेंगे इसके बाद में। पशु पोषण है, नाम सुना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। 8 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से। आपको पता है ये सब्जेक्ट कोई सा भी हो, क्वेश्चन तो 8 ही आने हैं। तो फिर काहे को फालतू माथापड़ी करनी है कि ये पहले करा दो और वो बाद में करा दो। लिख लिया सबने? लिखो आराम से, लिखो आराम से। 11वें नंबर पे निडल होल्डर भी लिखोगे। आजकल कम कैसे आ रहे हो? दिवाली आ रही है इसलिए सफाइयों के लिए गए क्या सब? सफाई कर रहे? अच्छा सीटी की तैयारी। इतने बड़े हो गए कि तुम सीईटी की तैयारी करने वाले? आपको पता है टेक्निकल कोर्सेज के अंदर सीईटी की जरूरत नहीं पड़ती आपको। मजे हैं आपके। लिख लेने दो बाकियों को भी, लिखने दे। सूचरिंग मटेरियल के अंदर सिल्क, कॉटन, मेटल वायर वगैरह का नाम लिखा है। पहले से आजकल जो पहले से जो धागे के अंदर निडल लगी हुई आती है वो पहले से स्लाइज होके आती है, आपको स्लाइजेशन की जरूरत नहीं। लेकिन जो ट्रोमेटिक निडल्स होती हैं वो हम स्लाइज करते हैं, उनको जरूरत पड़ती है हमारे को। मास्क भी स्ट्राइज कर सकते हो। क्या? टावल क्या काम आएगा? अच्छा बेस क्लॉथ क्या काम आता है? मैं कवरिंग क्लॉथ से हाथ पूछ लूंगा। कवरिंग क्लॉथ से हाथ पूछ लूंगा। बेस क्लॉथ का यूज ही टावल के रूप में करते हैं हम। पता नहीं कि सर्जिकल पे एक बार स्लाइस हुआ उसके बाद में अपन काम में नहीं लेंगे, तो फिर बेस क्लॉथ रखे रखे क्या काम आएगा वो उसका यूज टावल के रूप में करेंगे। ये सारे लिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले ऑटोक्लेव के अंदर जब सर्जिकल पैक लिख के छोड़ दिया था अपन ने, इसलिए अगर सिंगल इंस्ट्रूमेंट वाइज आपसे नाम पूछा है कि इसका इंस्टॉलेशन किसके द्वारा किया जाता है तो आंसर आपको एक ही देना है, ऑटोक्लेव। ठीक है ना? तो जितने भी गारमेंट्स का उपयोग किया जाता है, कपड़ों का उपयोग किया जाता है, उनका इंस्टॉलेशन भी किसके द्वारा करेंगे? ऑटोक्लेव के द्वारा। सिंगल यूज रहेगा सर्जिकल पैक, ध्यान रखना। एक बार आपने काम ले लिया, अगर आपने कवरिंग क्लॉथ को खोल दिया उसके बाद के अंदर अपने काम में ले लिया ना, तो फिर ये नहीं कि बाकी इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं आए तो भी अपन दोबारा स्लाइस करना ही पड़ेगा आपको।
ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब अभी तो एक बार भी काम में नहीं लिया। अगर आपने ओपन कर लिया सर्जिकल पैक, एक भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपने काम में ले लिया तो पूरा सर्जिकल पैक दोबारा स्लाइस करना पड़ेगा आपको। लिख लिया? हेडिंग डालो टांके लगाने वाले पदार्थ। हेडिंग डालोगे टांके लगाने वाले पदार्थ, सूचरिंग मटेरियल। पदार्थ बाद में, पहले पता होना चाहिए कि सूचर क्या होता है। सूचर या टांके लगाना होता क्या? घाव के किनारों को नजदीक से नजदीक लाना जिससे फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग हो सके, और उस किनारों को आप हाथ से पकड़कर तो हमेशा रख नहीं सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टांके लगाना। लिखो इसके अंदर हेडिंग डालोगे सूचर या टांके लगाना। हेडिंग डालोगे सूचर या टांके लगाना। सूचर या टांके लगाना। लिखो घाव के किनारों को, घाव के दोनों किनारों को नजदीक से नजदीक अवस्था में लाना, घाव के किनारों को नजदीक से नजदीक, दोनों ही किनारे हैं तो दोनों ही होंगे भाई, नजदीक से नजदीक अवस्था में लाना जिससे वहां हीलिंग कौन सी होगी? फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग हो सके। इसी को क्या बोलते हैं? सूचर या टांके लगाना। लिखो डिफाइन। सूचर या टांके लगाना, घाव के दोनों किनारों को नजदीक से नजदीक लाना जिससे वहां पर फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग हो सके। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग में टाइम कितना लगता है? सेकंड इंटेंशन हीलिंग में 15 से 21। रिप्लेसमेंट ऑफ हीलिंग टिश्यू किसमें होता है? ग्रेनुलेशन टिश्यू का निर्माण किसमें होता है? और एब्रेजन वुंड किसके द्वारा बढ़ता है? स्वाब नहीं, स्काब, स्काब। ठीक है। दूसरी टर्म आती है लाइगेशन या बांधना। सेकंड नंबर पे लिखो लाइगेशन या बांधना। लाइगेशन या बांधना, लाइगेशन या बांधना। जैसे आप इंसिजन लगाओगे, कोई ना कोई ब्लड वेसल कटेगी, छोटी मोटी ब्लड वेसल कटी है तो वहां पर क्लोट बन जाएगा, लेकिन अगर कोई बड़ी ब्लड वेसल कट गई, आपने कट लगा दिया इसके अंदर, तो यहां से क्या बाहर आने लग जाएगा? ब्लड आने लग जाएगा। ठीक है। अगर ये ब्लड रुक नहीं रहा है तो पहला ऑप्शन तो है कि आप इसके ऊपर आर्टरी फोर्सअप लगा दो या हेमोस्टेट लगा दो। ठीक है। काम में ले ली, सर्जरी काम हो गई हमारी, उसके बाद में आर्टरी फोर्सअप तो हटाना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी परमानेंट लगा के छोड़ दोगे। जैसे आपने हटाया, ब्लीडिंग वापस से अगर शुरू हो जाती है तो उस केस के अंदर आप इस ब्लड वेसल को यहां से बांध दोगे, और इसको बांधना ही क्या कहलाएगा? लाइगेशन। रक्त वाहिनियों से रक्त प्रवाह को रोकने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? लाइगेशन का। सेम ये काम लिखा था अपन ने हीमोस्टेट या आर्टरी फोर्सेप के लिए। हमारे से पूछा था कि रक्त वाहिनियों से रक्त प्रवाह को रोकने का या रक्त स्राव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो वो कौन सा है? लाइगेशन। लिखो इसके अंदर लाइगेशन। लिखो जब रक्त वाहिनियों से रक्त स्राव होता है तो
जब रक्त वाहिनियों से रक्त स्त्राव होता है तो, जब रक्त वाहिनियों से रक्त स्त्राव होता है तो, जब रक्त वाहिनियों से रक्त स्त्राव होता है तो, जब रक्त वाहिनियों से रक्त स्त्राव होता है तो उस पर, उस पर कैटगट, कैटगट ऐसे लिखते हैं, कैटगट या धागा बांध देते हैं। जब रक्त वाहिनियों से रक्त स्त्राव होता है तो उस पर कैटगट या धागा बांध देते हैं, जिससे रक्त स्त्राव रुक जाता है, जिससे रक्त स्त्राव रुक जाता है, जिससे रक्त स्त्राव रुक जाता है। इस प्रक्रिया को लाइगेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को लाइगेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को लाइगेशन कहते हैं। नोट डाल के लिखो। रक्त स्त्राव को रोकने की सबसे अच्छी विधि, रक्त स्त्राव रोकने की सबसे अच्छी विधि कैसे हो सर? क्या मजे हो रहे हैं? बढ़िया, चलो। दिव्य स्टेप कितने बजे से रहते? नहीं बेच होगी क्या शुरू? दिवाली बाद में। हाँ, अभी दिवाली तक तो बच्चे वैसे भी नहीं है। चलो मिलते हैं। रक्त स्त्राव को रोकने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? लाइगेशन। तीसरे नंबर पे लिखोगे नोट या गांठ। नोट या गांठ किसके ऊपर लगाओगे? टांके लगाने के बाद में उस जो पदार्थ है उसको उसी स्थिति में बनाए रखने के लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी? लिखो, लिखो। टांके लगाने वाले पदार्थ को, टांके लगाने वाले पदार्थ को, टांके लगाने वाले पदार्थ को यथा स्थिति में बनाए रखने के लिए, टांके लगाने वाले पदार्थ को यथा स्थिति में बनाए रखने के लिए, टांके लगाने वाले पदार्थ को यथा स्थिति में बनाए रखने के लिए, यथा स्थिति में बनाए रखने के लिए उसके दोनों सिरों को बांध देते हैं। उसके दोनों सिरों को बांध देते हैं, जिससे वो ढीला ना हो। दोनों सिरों को बांध देते हैं। टांके लगाने वाले पदार्थ को यथा स्थिति में बनाए रखने के लिए उसके दोनों सिरों को बांध देते हैं, जिससे वो ढीला ना हो। इस बांधने को ही नोट लगाना कहते हैं। इस बांधने को ही नोट लगाना कहते हैं। इस बांधने को ही नोट लगाना कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट लगाना। लगा दोगे? आगे बढ़ेंगे कौन कौन से प्रकार की होती है। ठीक है, देखो इधर, ये तो बुक्स में दे रखा है तो कर लेना, जो करना है वो सुनो। सूचरिंग मटेरियल की अगर बात करते हैं तो सूचरिंग मटेरियल हमारे पास में दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक तो होता है घुलनशील, एक होता है अघुलनशील। घुलनशील को एब्जॉर्बेबल भी बोलते हैं और इसको नॉन एब्जॉर्बेबल भी बोलते हैं। नाम से पता लग रहा है, टांके लगाने वाला पदार्थ अगर कुछ समय बाद में शरीर के ऊतकों द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? घुलनशील। जो शरीर के ऊतकों द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, और जो शरीर के ऊतकों द्वारा अवशोषित नहीं होगा वो अघुलनशील होगा। घुलनशील की अगर बात करते हैं तो दो चीजों से ये नष्ट हो सकता है। पहला तो फेगोसाइटोसिस,
शरीर के लिए जो टांके आपने लगाए हैं वो बाहर वाले पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। बाहर वाले पदार्थ होंगे तो कोशिकाएं उनको नष्ट करने की कोशिश करेगी, ये सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, तो पहला कारण है फेगोसाइटोसिस और दूसरा कारण है एंजाइम्स का रिएक्शन। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे जो इनको नष्ट करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों का प्रभाव इन अघुलनशील के ऊपर नहीं पड़ेगा, इसलिए ये नष्ट नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कौन कौन से तो अवशोषित होते हैं, कौन कौन से अवशोषित नहीं होते हैं। घुलनशील की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है कैटगट। क्या नाम आता है? कैटगट। दूसरे नंबर पे आता है कंगारू टेंडन। तीसरे नंबर पे आती है कार्जाइल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। चौथे नंबर पे आता है फेशियल आटा। पांचवें नंबर पे आती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। और छठे नंबर पे आती है कोलेजन। अघुलनशील पदार्थों की अगर बात करते हैं तो इनको तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और तीसरे नंबर पे आती है सिंथेटिक या संश्लेषित। इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक। वे पदार्थ जो प्रकृति में सामान्य रूप से पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक। जो धातुओं से बने होते हैं उनको बोलते हैं अकार्बनिक। और जिनको आप लैब के अंदर बनाते हो वो संश्लेषित। ऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं तो जैसे कॉटन है ना, कपास हो गया, सिल्क हो गया। सिल्क किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े से। ठीक है, उसके अलावा लिनन हो गया, अम्लीगल टेप हो गई, ये सारे के सारे, घोड़े की पूंछ का बाल हो गया, प्रकृति में सामान्य रूप से पाए जा रहे हैं ऑर्गेनिक के अंदर। इनऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं तो जितने भी मेटल वायर होते हैं, मेटल वायर यानी धातु के तार, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? इनऑर्गेनिक के अंदर। याद रखेंगे कॉपर वायर का उपयोग मैंडिबल फ्रैक्चर के उपचार में करते हैं। किसके अंदर? मैंडिबल फ्रैक्चर। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर से। सिंथेटिक की अगर बात करते हैं तो नाइलॉन, टेरिलिन, पोलिस्टर, डेक्रोन, ये सारे नाम आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो इनको लैब के अंदर संश्लेषित करके बनाया जाता है। प्रकृति के अंदर ये सामान्य रूप से पाए नहीं जाते, इसलिए इनको कौन सी कैटेगरी में रखा है? सिंथेटिक। 95% जो आपसे क्वेश्चन पूछा आता है वो पूछा आता है डिटेल के अंदर बात करेंगे अपन। ठीक है, लिखो इसके अंदर सूचरिंग पदार्थों का वर्गीकरण। हेडिंग डालोगे सूचरिंग पदार्थों का वर्गीकरण। सूचरिंग पदार्थों का वर्गीकरण, टांके लगाने वाले पदार्थों का वर्गीकरण। सूचरिंग पदार्थों का वर्गीकरण लिख लिया? लिखो दो प्रकार के। दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। सबसे पहले लिखोगे घुलनशील सूचरिंग मटेरियल, एब्जॉर्बेबल सूचरिंग मटेरियल। सबसे पहले लिखोगे घुलनशील या एब्जॉर्बेबल। घुलनशील या एब्जॉर्बेबल सूचरिंग मटेरियल। नंबर वन, एब्जॉर्बेबल या घुलनशील सूचरिंग मटेरियल। ठीक है, लिखो इसके अंदर ये पदार्थ शरीर के ऊतकों द्वारा, ये पदार्थ शरीर के ऊतकों द्वारा, ये पदार्थ शरीर के ऊतकों द्वारा कुछ समय बाद, ये पदार्थ शरीर के ऊतकों द्वारा कुछ समय बाद अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये पदार्थ शरीर के ऊतकों द्वारा कुछ समय बाद अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये पदार्थ शरीर के ऊतकों द्वारा कुछ समय बाद अवशोषित कर लिए जाते हैं। इनका उपयोग कहां पर करेंगे? शरीर के अंदर की तरफ, है ना, ताकि जब घाव बढ़ जाए तो उसके बाद में इनकी आवश्यकता ना हो। लिखो इनका उपयोग, इनका उपयोग, इनका उपयोग
आंतरिक अंगों, इनका उपयोग आंतरिक अंगों, मांसपेशियों, इनका उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों, मांसपेशियों इत्यादि पर करते हैं, इत्यादि पर करते हैं, इत्यादि पर करते हैं, ब्रैकेट में लिखो शरीर के अंदर की ओर, त्वचा के ऊपर इनका उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, दिक्कत यहां तक नहीं? पहले नंबर पे कौन सा आता है? लिखो कैटगट। कैटगट, कैटगट, कैटगट लिख लिया? सबसे पहले लिखा है कैटगट, अब सुनते जाओ, बाद में लिखना। इंटेस्टाइन पढ़ी है अपन ने पाचन तंत्र के अंदर, कितने प्रकार की? 3, कौन बोल रहा है? 2, छोटी आंत और छोटी आंत कितने प्रकार की? सबसे पहले, फिर और बड़ी आंत कितने प्रकार की? सीकम, कोलन और आंत का सबसे बड़ा भाग, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग और छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग जेजुनम। अपन ने वहां पर अंग पढ़े हैं, हिस्टोलॉजी हमारे कोर्स के अंदर थी नहीं इसलिए हमने पढ़ी नहीं। इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं तो इंटेस्टाइन के अंदर 4 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर? 4 परत से मिलकर बनती है इंटेस्टाइन की दीवार। हृदय की दीवार कितनी परतों से मिलकर बनती है? सबसे बाहर की ओर, सबसे बाहर की ओर 3 के अंदर पेरिकार्डियम आता है क्या? एपिकार्डियम, फिर बीच में और फिर एंडोकार्डियम। 4 परतों के अंदर यहां पर अगर बात करते हैं तो सबसे बाहर की तरफ आती है सिरोसा, दूसरे नंबर पे आती है मस्कुलरिस प्रोप्रिया, तीसरे नंबर पे आती है सबम्यूकोजा और चौथे नंबर पे आती है म्यूकोजा। सिरोसा की अगर बात करते हैं तो सबसे बाहर की परत है और म्यूकोजा की अगर बात करते हैं तो सबसे अंदर की परत है। यानी कि इंटेस्टाइन जो गोल पाइप है, उस गोल पाइप की इनर जो लाइनिंग है वो किसके द्वारा बनी हुई है? म्यूकोजा के द्वारा, और इस म्यूकोजा के द्वारा ही अवशोषण किया जाता है। इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? अवशोषण का। आमाशय का काम क्या है? पाचन का। ठीक है, तो अवशोषण किसके द्वारा किया जाएगा? म्यूकोजा के द्वारा। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे को 2 जगह। पहला तो यह कि कैटगट प्राप्त कहां से करते हैं? आंसर देना आपको सब म्यूकोजा से। ठीक है, दूसरी जरूरत पड़ेगी जब अपन सुचरिंग पैटर्न पढ़ेंगे, अपन पैटर्न के अंदर बात करेंगे लेम्बर्ट, कुशिंग और कॉनेल सुचर की। हम कहेंगे कि 3 स्तरों से होकर गुजरती है, चौथे स्तर से दूसरी होकर गुजरती है। आगे बात कर लेंगे अपन। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आंत कितने स्तरों से मिलकर बनती है? सबसे बाहर की ओर, फिर तीसरे नंबर, वापस आ जाओ इधर। कैटगट के स्रोत की अगर बात करते हैं कि कहां से प्राप्त करते हैं, तो इसको प्राप्त करते हैं भेड़ की आंत की सबम्यूकोजा से। कहां से प्राप्त करते हैं? सबम्यूकोजा से। लेकिन गाय भैंस की आंत की सिरोसा लेयर जो सबसे बाहर वाली है भी प्राप्त कर सकते हैं। मेनली अगर दे रखा हो आपसे कि कहां से प्राप्त करने हैं, तो आंसर क्या करना है? भेड़ की आंत की सबम्यूकोजा। ठीक है, कैटगट आपने प्रोवाइड कर ली, इस कैटगट को सुरक्षित रखना है। क्या रखना है? क्यों रखना है? आपने प्राप्त तो कर ली, लेकिन कैटगट क्या होती है ना, सूख जाती है। तो सूखने से बचाने के लिए अगर कैटगट सूख गई तो जैसे आप गांठ लगाने की कोशिश करोगे कैटगट टूट जाएगी। उस कंडीशन के अंदर इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना होता है। इसके लिए उपयोग करते हैं हम 90 से 95% इथाइल एल्कोहल का। किसका उपयोग करते हैं? इथाइल एल्कोहल, जिसको आप एथेनॉल भी बोलते हो, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो 90 से 95% इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है कैटगट को सुरक्षित रखने के लिए।
ताकि उसको लंबे समय तक काम में ले सके। तो जब भी फील्ड के अंदर आप कैटगट लेकर आओगे तो उसका एक पाउच आएगा, जैसे ही उस पाउच को खोलोगे उसके अंदर से लिक्विड पदार्थ निकलेगा, और लिक्विड पदार्थ क्या होगा, 90 से 95% इथाइल एल्कोहल। हमारे से पूछा जाता है कि कैटगट का निसंक्रमण या स्टरलाइजेशन किससे करते हैं? इसका हम करते हैं, या तो उपयोग करेंगे गामा रेज का, और या उपयोग करेंगे इथाइलिन ऑक्साइड का। किसका उपयोग करेंगे? इथाइलिन ऑक्साइड का। गामा रेज जो उत्पन्न करेंगे वो हम करेंगे कोबाल्ट 60 से। कोबाल्ट 60 रेडिएशन उत्पन्न होगा इस कोबाल्ट के द्वारा, उससे गामा रेज निकलेगी। इसी गामा रेज का उपयोग करेंगे कैटकोस को स्लाइस करने के लिए। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर किसका उपयोग कर लेंगे? इथाइलिन ऑक्साइड का। स्लाइस करने के बाद में पाउच में डालेंगे, पाउच के अंदर फिर 90 से 95% इथाइल एल्कोहल डालेंगे, और उसके बाद में इसको पैक कर दिया जाएगा। जब भी आपको काम में लेनी है पैकेट को खोलना है और फिर काम में ले लेनी है। वर्तमान के अंदर इसके साथ में निडल भी देने लग गए हैं, तो एट्रोमेटिक निडल इसके साथ में पहले से ही आती है। तो आप दोनों टाइप की ले सकते हो, निडल वाली भी ले सकते हो और बिना निडल वाली भी ले सकते हो। कैटगट की अगर बात करते हैं तो कैटगट दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, है ना। दो प्रकार के अंदर जो सबसे पहला नाम आता है उसको बोलते हैं हम प्लेन कैटगट। क्या बोलते हैं? प्लेन कैटगट। प्लेन के अंदर यानी कि जस्ट आपने कैटगट को प्राप्त किया और आपने उसको काम में ले लिया। बेसिकली प्लेन कैटगट की अगर बात करते हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित कोलेजन तंतु होते हैं। कौन से तंतु? कोलेजन तंतु होते हैं। यानी कि सब म्यूकोजा को प्राप्त किया आपने, सब म्यूकोजा को फिर फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट किया और उसको सुरक्षित रख लिया आपने एज ए कैटगट। ऐसी कैटगट को अपन क्या बोलेंगे? प्लेन कैटगट। अवशोषण की अगर बात करते हैं तो इसका अवशोषण हो जाता है 10 दिन के अंदर। कहां पर होगा? 10 दिन में। यानी कि अगर शरीर के अंदर की ओर आपने कैटगट का इस्तेमाल किया तो 10 दिन बाद में यह अवशोषित हो जाएगी। चाहे आपने टाका कहीं पे भी लगाया उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये नष्ट हो जानी है। तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर हीलिंग जल्दी होती है। इसका जो उपयोग किया जाएगा वो किया जाएगा ब्लड वेसल को लाइगेट करने के लिए, बांधने के लिए, और इसके अलावा पेरिटोनियम के ऊपर। किसके ऊपर? पेरिटोनियम पर टांके लगाने के लिए। किसका उपयोग करेंगे? प्लेन कैटगट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? प्लेन कैटगट का। तो प्लेन कैटगट की अगर बात करते हैं तो प्लेन कैटगट फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित कोलेजन तंतु होंगे। अवशोषण इसका 10 दिन के अंदर हो जाएगा और वहां पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर इनका अवशोषण 10 दिन के अंदर जो चीज ठीक हो सकती है। तो किसी ब्लड वेसल को अगर आपने बांध दिया तो 10 दिन बाद में अवशोषित होगी, तो 10 दिन तक उसके अंदर से ब्लडिंग निकलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। पेरिटोनियम के ऊपर टांके लगाने के लिए भी आप किसका उपयोग करोगे? प्लेन कैटगट का उपयोग करोगे। दूसरे प्रकार की कैटगट की अगर बात करते हैं तो वो आती है क्रोमिक कैटगट। कौन सी कैटगट? क्रोमिक कैटगट। क्रोमिक कैटगट। प्लेन कैटगट जो 10 दिन में अवशोषित हो रही है, आप चाह रहे हो कि ये लंबे समय तक अवशोषित ना हो, 10 15 20 40 दिन तक अवशोषित ना हो। इस केस के अंदर हम प्लेन कैटगट को उपचारित करते हैं प्लेन कैटगट को क्रोमिक अम्ल या फिर आयोडीन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? आयोडीन विलियन। आयोडीन विलियन में डुबोकर रखने से ये देरी से अवशोषित होती है, अवशोषित होती है। और इसे ही क्या बोलते हैं? क्रोमिक कैटगट। कैटगट कहते हैं।
तो जो प्लेन कैटगट आपने फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटेड करी थी, अगर आप उसको क्रोमिक एसिड या फिर आयोडीन सॉल्यूशन में डुबोकर रखोगे तो उसकी जो अवशोषण क्षमता है वो 10 दिन के बजाय अलग अलग लेवल पर बढ़ती जाएगी। एक बार प्लेन कैटगट को अगर आपने क्रोमिक अम्ल से उपचारित कर लिया तो उस केस के अंदर वो कैटगट कौन सी बन जाएगी? क्रोमिक कैटगट। क्लियर? कैटगट के टाइप्स दे रखे हैं हमारे पास में कि कौन सी कैटगट कितने कितने दिन के अंदर अवशोषित हो जाती है। टाइप टाइप की अगर बात करते हैं तो ए, बी, सी और डी, ये 4 प्रकार की दे रखी है। ए कैटेगरी के अंदर आती है प्लेन कैटगट। कौन सी कैटगट? प्लेन कैटगट। बी कैटेगरी के अंदर आती है माइल्ड क्रोमिक। सी कैटेगरी के अंदर मीडियम क्रोमिक। और डी कैटेगरी के अंदर आती है एक्स्ट्रा क्रोमिक। यानी कि आपने कितने टाइम तक आयोडीन विलयन या क्रोमिक अम्ल के अंदर डुबोकर रखा है। प्लेन कैटगट का अवशोषण का समय है 10 दिन। कितने दिन? माइल्ड कैटगट का है 15 दिन, मीडियम क्रोमिक का है 20 दिन और एक्स्ट्रा क्रोमिक का है 40 दिन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके अंदर से सर्वाधिक उपयोग किसका करते हैं? सर्वाधिक उपयोग किसका करते हैं? सर्वाधिक उपयोग किसका करेंगे? मीडियम क्रोमिक, जो 20 दिन के अंदर अवशोषित होती है। ठीक है। कैटगट का उपयोग कहां पर करेंगे? आंतरिक अंगों के ऊपर। कहां पर? अंगों पर सूचर करने के लिए। के लिए किसका उपयोग करेंगे? कैटगट का उपयोग करेंगे। अब ठीक है, अब आंतरिक अंग भी तो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आपका लेवल यहीं पे खत्म हो गया। इतना याद रखना हमारे को कि सब म्यूकोसा से प्राप्त होती है। ये पूछा जाएगा प्लेन कैटगट कितने दिन में अवशोषित होती है, कहां पर काम में लेते हैं, और यहां पर सर्वाधिक उपयोग किस किसका है। ये सारी चीजें हमारे को याद रखनी। जो बुक्स में दे रखा है वो सुनो अभी। कैटगट के नंबर आते हैं, है ना। नंबर की अगर बात करते हैं तो 70 से लेकर 7 तक नंबर आते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग जो होती है वो बेसिकली कैटगट की मोटाई को लेकर होती है कि कैटगट का डायमीटर कितना है, व्यास कितना है। व्यास की अगर बात करते हैं, इसके अंदर डायमीटर की अगर बात करते हैं, व्यास, इसका व्यास होता है 0.04 mm। कितना होता है? और 7 नंबर का जो व्यास होता है वो होता है 1.02 mm। कितना होता है? 1.0202 mm। तो इस प्रकार से नंबर चलते हैं 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते हैं। ठीक है, हमारे से पूछा गया है बुक्स के अंदर कि कौन कौन से नंबर की कैटगट कहां कहां पे काम आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें 70 अपने ह्यूमन के अंदर, इनके अंदर काम में लेते हैं, पर काम में लेते नहीं। हमारी शुरू होती है 30, 20, 10, 1 2 3 4 और 5, यहां तक, इतने नंबर तक चलती है। 4 और 5 की अगर बात करते हैं, इन दोनों की, ये हम काम में लेते हैं यूट्रस के ऊपर, रोमन के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर। कहां कहां पे काम में लेंगे? ठीक है। 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये काम में लेंगे फेशिया के ऊपर और मसल्स के ऊपर। लेकिन किसके अंदर? लार्ज एनिमल के अंदर। किसके अंदर? 2 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये भी काम में लेंगे फेशिया के ऊपर और मसल्स के ऊपर। लेकिन किसके अंदर? स्मॉल एनिमल के अंदर। किसके अंदर? स्मॉल एनिमल्स के अंदर। ठीक है। अगर बात करते हैं 1 नंबर की, इन तीनों की, इसका उपयोग करेंगे पेरिटोनियम के ऊपर, ब्लड वेसल्स को लाइगेट करने के लिए, लाइगेशन। और इसके अलावा शायद काम में लेंगे इंटेस्टाइन के ऊपर। इंटेस्टाइन के ऊपर इसको काम में लेंगे अपन। ठीक है। स्मॉल एनिमल्स के अंदर ये दोनों काम आएगी, लार्ज एनिमल के अंदर ये एक है, बाकी यूट्रस, रूमन और ब्लैडर के ऊपर ये वाली भी काम में आती है। तो ये बताया है जानकारी के लिए।
एग्जाम के अंदर इतना डीप आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, याद रखना इस चीज को, कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है। तो आकार के आधार पर कैटगट की अगर बात करते हैं तो ये नंबरों के हिसाब से चलती है। 70 सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटी कैटगट, सबसे पतली मतलब छोटी नहीं पतली कैटगट। सबसे मोटी कौन सी होगी? 7 नंबर। 70 का व्यास कितना होगा? 0.04 mm, और 7 नंबर का 1.002 mm। बुक्स के अंदर ये दे रखे हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लगाते हैं, तो क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ज्यादा टेंशन लेने की हमारे को जरूरत नहीं है। ले दे के पूछा वही रहेगा आपसे कि कैटगट प्राप्त कहाँ से करते हैं? भेड़ की आंत की संयुक्तता से। गाय भैंस की अगर बात करते हैं तो कौन सी लेयर? सिरोसा, जो सबसे बाहर वाली लेयर है वहां से प्राप्त करेंगे। कैटगट को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? 90 से 95% इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल। और स्लाइशन किसके द्वारा करेंगे? गामा रेज के द्वारा, गामा रेज के द्वारा। और गामा रेज प्राप्त किससे करेंगे? कोबाल्ट 60 से। कैटगट कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। सबसे पहले प्लेन, प्लेन कैटगट क्या होगी? फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित कोलेजन तंतु। आपसे अगर पूछा है कि कैटगट में कौन से तंतु पाए जाते हैं तो क्या आंसर दोगे? अवशोषण कितने दिन में हो जाएगा प्लेन कैट? और कहां पर काम में लेंगे? ब्लड वेसल को लाइट करने के लिए और पेरिटोनियम के ऊपर टांके लगाने के लिए। क्रोमिक कैटगट की अगर बात करते हैं तो प्लेन कैटगट को क्रोमिक अम्ल या आयोडीन विलीन को डुबोकर रखने पर वो देरी से अवशोषित होती है। ऐसी कैटगट को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमिक कैटगट। टाइप्स की अगर बात करते हैं तो एबीसीडी। प्लेन कैटगट कितने दिन में? माइल्ड क्रोमिक, मीडियम क्रोमिक, एक्स्ट्रा क्रोमिक। उपयोग कहां पर करेंगे? आंतरिक अंगों के अंदर आपकी मसल्स वगैरह भी आ गई है, तो बाकी सारे नाम अपन ने लिखे हैं, वो सारे के सारे सब जगह काम में क्या लेना है? कैटगट ही हमारे को काम में लेनी है। अब साइज के हिसाब से फिर अपने को अलग अलग जगह काम में लेनी है कि भाई कितनी मोटाई की काम में लेनी है। आपको बताइए कि रूमन कितनी बड़ी होती है? रूमन जैसे खाना आएगा रूमन के ऊपर प्रेशर भी पड़ेगा, तो उस प्रेशर को झेल सके इसीलिए थोड़ी मोटी कैटगट काम में लेंगे। बाकी पेरिटोनियम ब्लड वेसल लाइगेशन के लिए अपन छोटी वाली कैटगट काम में लेंगे। दिक्कत? लिखना शुरू करोगे। रेडिएशन, आपको पता ही अपन ने गामा रेज को किसके अंदर रखा था? रेडिएशन के अंदर। विकिरण द्वारा। और विकिरण कौन सा काम में ले रहे हैं? गामा रेज। सर हमारी क्लास की पीडीएफ नहीं डल रही कंटेंट में साथ की, डाल देंगे अभी, बोल देंगे भाई कंटेंट के अंदर पीडीएफ भी डाला करो तुम्हारे।
क्या सर? एनास्टमोसिस। एनास्टमोसिस के अंदर जो ब्लड वेसल, जैसे कई बार होता है ना, जैसे कि थ्रेसर मशीन के अंदर हाथ आ जाता है, हाथ कट जाते हैं, उंगली कट जाती है, तो उस केस के अंदर जोड़ने के लिए किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर प्रॉपर आर्टरी कट गई है तो रक्त आपूर्ति तो होगी नहीं। आप अंग को टांके लगा दो लेकिन ब्लड सर्कुलेशन शुरू नहीं होगा तो धीरे धीरे वो अंग नष्ट होना ही है। तो आर्टरी को जोड़ने के लिए एनास्टमोसिस प्रक्रिया है जिसका उपयोग करते हैं। तो वो ह्यूमन के अंदर सक्सेसफुल है। अपने तो कोई बच रहा होगा, उसको थोड़ा बहुत बच रहा होगा, उसको भी काट कर हटा देंगे बोले। चल मेरे भाई, लिख लिया सबने? इतनी टिपिकल सर्जरीज वेटनरी के अंदर होती नहीं सर। एक लिमिटेशन है हमारे पास में हर एक चीज की। सर जब टाइम हो जाता है फिर लिखने के लिए टाइम नहीं बचता और हम पीछे रह जाते हैं, फिर लाइव बंद कर देते हैं और पीडीएफ डालते नहीं। फिर हम कहाँ से लिखें? अच्छा, कंटेंट जब आप देखते हो तो कंटेंट के अंदर रिकॉर्डेड क्लास रहती है, आप उसको जब मन करें आपकी इच्छा से प्ले और पॉज कर सकते हो। पता है ना आपको? है ना? वहां पर तो कंट्रोल है आपका, लाइव क्लास पे थोड़ी है। भाई की बात में दम है सर। इनका अलग चलता है। कंटेंट के अंदर जो क्लास डलती है उसको कभी भी लाइव प्ले और पॉज कर सकते हो आप आराम से लिख लो ना। उस टाइम पे 2 घंटे तक पॉज करके रखो जब तक पूरा नहीं लिखा जाए तुम्हारे से। जरूरी थोड़ी कि तुम अभी लाइव के अंदर ही लिखो पूरा का पूरा। सर आप चाहो तो पीडीएफ डलवा सकते हैं, बिल्कुल डलवाएंगे। अभी पीडीएफ के लिए ये बात तुम्हारी सही है तो हम बोल देंगे पीडीएफ के लिए। सर पीडीएफ आदि कटी हुई होती है। इतना नेट नहीं आता, 2 GB है खत्म हो जाता है। अब आजकल तो अनलिमिटेड आने लग गया यार। अच्छा 5G तो अनलिमिटेड है, मेरे ख्याल से 4G की लिमिट है। हाँ तुम्हारे को तो पता होगा, तुम जयपुर वाले, है ना? अभी तो राजधानी के अंदर बैठे हो तुम 5G के साथ में। कई जगह पे 4G चलता है अभी। अच्छा आप में से कोई ऐसा है जिसने बीएसएनएल ले रखी है अभी भी? देश प्रेमी। कोबाल्ट 60। अब आपको पता ही है कि 2 GB की जो लिमिट होती है वो 24 घंटे के लिए होती है ना? तो इसलिए रात के 12 बजे बाद में चैट वेट मत किया करो लाइव वालों तुम, है ना? फिर खत्म हो जाएगा डाटा तुम्हारा, लाइव क्लास नहीं चलेगी। अरे लिख लिया? आराम से लिखो, आराम से। कोई जल्दी नहीं है अपने को, अभी तो आधा घंटा बच रहा है।
सेकंड ईयर में जीतू भैया सर्जरी, सेकंड ईयर के अंदर। सर्जरी सेकंड ईयर में आती है ना तुम्हारे? लिख लिया? क्या लिखा है? उपयोग में क्या लिखा है आपने? आपने लिखा है कि आंतरिक अंगों में सूचर काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं? काटने के लिए नहीं, सूचर करने के लिए। अच्छा, सूचर केटगट से कटेगी क्या? तुम्हारी क्या, तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या ना? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं तुम्हारा से थोड़ा सा भी प्यार से बात कर लेता हूँ ना, तो तुम सिर पे चढ़ने की कोशिश करते हो तुम। इसीलिए ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है मेरे को। ब्लड वेसल लाइगेशन के लिए स्मॉल एनिमल के अंदर काम में लेंगे। ब्लड वेसल लाइगेशन, लार्ज एनिमल। ये वाला तो इसके लिए है, ये दोनों इसके लिए हैं।
फेशिया मसल्स के ऊपर कवरिंग पाई जाती है, उसको बोलते हैं फेशिया। दुकान पे जाओगे ना कैटगट खरीदने के लिए, तो पूछेगा अभी कौन से नंबर की चाहिए आपको, तो आपको पता होना चाहिए नंबर। आपको ये पता होना चाहिए कि कैटगट का उपयोग कहाँ पर करेंगे, और उसी हिसाब से आपसे मेडिकल वाले से आपको नंबर मांगने हैं कि 10 चाहिए, 20 चाहिए, 70 चाहिए, 80 चाहिए। डायमीटर याद रखोगे, 70 का 0.04 mm और 7 का 1.02 mm। mm का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर। सर्जरी के अंदर सब याद हो जाए ना, तब याद करना है इसको। इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन, ये वाले के पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन समझ तो गए होंगे तुम। चलो नेक्स्ट लिखो, कंगारू टेंडन सेकंड नंबर पे। लिखो रे, जल्दी जल्दी लिखो, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा कोर्स, करवाएं जल्दी। कल एनाटॉमी याद करके आओगे पूरी, पूरी एनाटॉमी याद करके आओगे कल। पूरी एनाटॉमी मतलब पूरी एनाटॉमी। क्या कह रहे हो? दिवाली अच्छी जाने दो यहाँ सर। लिख लिया? दिवाली मेरे एनाटॉमी पूछने से खराब थोड़ी जाएगी। छुट्टियां लेट है तुम्हारी, शायद 27 से होंगी छुट्टी। एक सप्ताह शिवालय से दूर, पूरा का पूरा संडे टू संडे। 27 से 4-5 तक मेरे ख्याल से। संडे टू संडे मतलब 27 का संडे है तो उससे अगले संडे तक छुट्टियां छुट्टियां। सीटी की, सीटी भी पहले भी तो हुई थी, दी क्या? कौन कौन दे रहा है सीटी, ये बताओ। तो जो नहीं दे रहे हैं ना, वो भी देने जाना तुम। देखो तुम्हारे में से एक भी आया ना, मैं यहां पर खड़ा मिलूंगा तुम्हारे को। ध्यान रख लेना इस चीज का। कैटगट के बाद में लिखोगे कंगारू टेंडन। कंगारू के पूंछ के टेंडन से प्राप्त करते हैं। उपयोग की अगर बात करते हैं, हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए, और दूसरा उपयोग है जॉइंट कैप्सूल, टांके लगाने के लिए। कंगारू टेंडन के बाद में आती है कार्जाइल मेम्ब्रेन। प्राप्त करते हैं इसको गाय भैंस की सीकम से। सीकम किसका भाग है? किसका है? बड़ी आंत का। चौथे नंबर पे आती है फेशियल आटा।
प्राप्त करते हैं बोवाइन फ्लेक्सर टेंडन। नहीं, गाय भैंस के पैर की मसल्स की फेशियल आटा। स्पेशली बात करें मसल्स की तो फीमर या थाई मसल्स है। फेशियल आटा। 5वें नंबर पे आती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। गर्भ में पल रहे बच्चे की एमनियोटिक मेम्ब्रेन से प्राप्त करते हैं। 6ठे नंबर पे आता है कोलेजन। इसको प्राप्त करते हैं बोवाइन फ्लेक्सर टेंडन से। पैर में पाया जाता है। इस बोवाइन फ्लेक्सर टेंडन से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका अवशोषण कितने दिन में होता है। इसका अवशोषण होता है 60 दिन के अंदर। कितने दिन में? 60 दिन में। जो 6 नाम हमने लिखे हैं अभी तक, चाहे केटगट हो सबसे पहले नंबर पे, चाहे कंगारू टेंडन हो, कार्जाइल मेम्ब्रेन हो, फेशियल आटा हो, एमनियोटिक मेम्ब्रेन हो, और चाहे कोलेजन हो, ये सारे के सारे प्राकृतिक रूप से पाए गए, है ना। किसी न किसी चीज से प्राप्त किया हमने। कुछ मेटेरियल ऐसे हैं जिनको हमने लैब के अंदर बनाया है। जिनको लैब के अंदर बनाया है उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचरिंग मटेरियल। सिंथेटिक का मतलब संश्लेषित, एब्जॉर्बेबल का मतलब घुलनशील या अवशोषित भी मान सकते हो आप। इसके अंदर दो नाम याद रखने हैं हमारे को। पहला नाम रखना है पीजीए, पॉली ग्लाइकोलिक एसिड। क्या नाम याद रखना है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पीजीए। इसको डेक्सोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्सोन। और दूसरा नाम याद रखना है आपको, पॉली गैलेक्टिन 910। इसको बोलते हैं विक्रिल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विक्रिल। दोनों की बात करें अगर, पीजीए या पॉलीग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड का बहुलक होता है। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? अमीनो एसिड्स के बहुलक क्या कहलाते हैं? प्रोटीन। और ग्लाइकोलिक एसिड का बहुलक क्या कहलाएगा? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड या डेक्सोन कहलाएगा। विक्रिल की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड दो चीजें पाई जाती है, और दोनों के बीच में जो अनुपात रहता है वो रहता है 9:1। कितना रहता है? 9:1। डेक्सोन की अगर बात करते हैं तो ये विक्रिल से ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा मजबूत। दोनों की ही अगर बात करते हैं, इन दोनों की उपयोग की अगर बात करते हैं, इनका उपयोग करते हैं डॉग के अंदर और ह्यूमन के अंदर। कहां पर करते हैं?
कंटामिनेटेड वुंड, वुंड में सूचर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? विक्रिल और डेक्सोन का। कौन से कैटेगरी में आएंगे? सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचरिंग मटेरियल, यानी कि संश्लेषित, जिनको आपने लैब के अंदर बनाया है। ठीक है। डॉग और ह्यूमन में ही उपयोग क्यों करेंगे? क्योंकि पैसे यही देते हैं। गाय भैंस वाला एक डेक्सोन यूज करने के 2,500 रुपए तो नहीं देगा आपको। 2,500 रुपए तो ये है, फिर उसके बाद में खरीदने के पैसे लगे, काफी कॉस्टली पड़ती है इसकी। इस वजह से हम जल्दी से काम में नहीं लेते हैं। जनरली अपन किस पे जाते हैं? कैटगट के ऊपर ही काम में लेते हैं। डॉग और ह्यूमन के अंदर कंटामिनेटेड वुंड को बंद करने के लिए पॉलीग्लाइकोलिक एसिड या पॉलीग्लैक्टिन 11910 को उपयोग करते हैं। इसको विक्रिल भी कहते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड का जो अनुपात रहता है वो अनुपात याद रखना अपने को 9:1। और ये किसका बहुलक होगा? नाम से पता लग रहा है, पीजीए, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। पॉली मतलब बहुत सारे, ग्लाइकोलिक एसिड, तो ग्लाइकोलिक एसिड का बहुलक होगा, विक्रिल से ज्यादा मजबूत होगा। नाम जो याद रखोगे वो ये वाले याद रखने हैं, विक्रिल और डेक्सोन। ये दो नाम याद रखने हैं आपको। ऑप्शन के अंदर आपको यही मिलेगा। ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड का अनुपात भी हमारे को याद रखना है। तो अब्जॉर्बेबल सूचरिंग मटेरियल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कैटगट। कैटगट के बारे में सारे रामायण गाली। दूसरे नंबर पे आता है कंगारू टेंडन। कंगारू की पूंछ के टेंडन से इसको प्राप्त करते हैं। दो जगह काम में लेके हमने कहा हर्निया के अंदर रिंग को बंद करना ही सबसे सुरक्षित मैटर है अपने पास में। तो हर्नियल रिंग को ओवरलैपिंग सूचर के द्वारा जब बंद करते हैं तो उस केस के अंदर अपन ये बात किस केस का उपयोग करेंगे? इसका। साथ ही साथ साइनोवियल जॉइंट के अंदर जॉइंट कैप्सूल पढ़ा था आपने। हमने कहा जॉइंट कैप्सूल दो परतों से मिलकर बनता है, बाहर की ओर तंतु में संयुजक और अंदर की ओर साइनोवियल झिल्ली। और साइनोवियल झिल्ली के द्वारा किसका स्रावण होता है? साइनोवियल द्रव्य। तो अगर जॉइंट कैप्सूल के अंदर रप्चर हो जाता है तो उसको टांके लगाने के लिए भी किसका उपयोग करेंगे? कंगारू टेंडन का। कार्जेल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो इसका प्राप्त करते हैं हम गाय भैंस की सीकम से। बॉडी के अंदर जहां पर भी गैप आ जाता है, कहीं पे कोई टिश्यू का नुकसान हो गया इंटरनली और जो रीजनरेट नहीं कर सकता, उसकी जगह फिर कार्जेल मेम्ब्रेन का उपयोग करते हैं। फेशियल आटा की अगर बात करते हैं तो थाई मसल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं फेशियल आटा। और वही फेशियल आटा का उपयोग अपन सूचरिंग मेटल के रूप में कर सकते हैं। इसका उपयोग करते हैं वहां पर जहां पर पेरिटोनियम नष्ट हो जाती है। पेरिटोनियम चाहिए, नष्ट हो गई, रीजनरेट कर नहीं रही, उस केस के अंदर अपन फेशियल आटा का उपयोग करेंगे। एमनियोटिक मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो आपने गायनी के अंदर पढ़ेंगे एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और योक्सेक, 4 लेयर पाई जाती है। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन से प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? एमनियोटिक मेम्ब्रेन। गर्भ में पल रहे बच्चे से प्राप्त करेंगे ये वाली। कोलेजन की अगर बात करते हैं तो बोवाइन फ्लेक्सर टेंडन से प्राप्त करेंगे इसको। और इसका अवशोषण का समय कितना रहेगा? 60 दिन का। चूंकि ये 6 के 6 नाम हमारे को प्रकृति में प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं, इसलिए उनको नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचरिंग मटेरियल आप बोल सकते हो, या फिर ऑर्गेनिक सूचर मटेरियल भी बोल सकते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचरिंग मटेरियल। लेकिन अगर संश्लेषित के अंदर बात करते हैं तो दो नाम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है विक्रिल और दूसरा है डेक्सोन। डेक्सोन की अगर बात करते हैं तो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होता है, यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड के बहुलक होंगे और विक्रिल से ज्यादा मजबूत होगा। विक्रिल की अगर बात करते हैं तो विक्रिल का दूसरा नाम है पॉलीगैलेक्टिन 910। 910 में 9 और 1 का मतलब क्या है कि ग्लाइकोलिक एसिड, और 1 फॉर लैक्टिक एसिड। दोनों का अनुपात कितना रहेगा? 9:1। और इन दोनों का ही उपयोग किया जाएगा डॉग और ह्यूमन के अंदर कंटामिनेटेड वुंड को सूचर करने के लिए। दिक्कत? क्या सर? वो बाहर की तरफ है, वो मेटल सूचर्स के अंदर आएगी, इनऑर्गेनिक के अंदर। बाहर स्किन के ऊपर ही तो स्टेबल करते हैं, ऑर्गन के ऊपर थोड़ी करते हैं अपन। अरे स्किन के ऊपर जैसे चोट लग जाती है तो अपने यहाँ पे तो अभी भी टांके वाला सिस्टम, विदेशों के अंदर वो स्टेबल कर देते हैं उसको। तो वो बेसिकली वो अलग चीज है। स्किन के ऊपर आपको ऑब्जर्वेबल थोड़ी काम में लेने हैं। स्किन के ऊपर टांके जो लगाए हैं वो तो आपको खुद को काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि अगर घाव ठीक नहीं हुआ तो हमारे को दिक्कत है। सर सबसे हार्ड बोन आपने टेम्पोरल करवाई है, पर यादव सर ने यूट्यूब पर पेट्रस टेम्पोरल करवाई है क्वेश्चन के अंदर। उसी का नाम है टेम्पोरल, और पेट्रस टेम्पोरल एक ही है।
क्या फीमर या थाई मसल्स? थाई यानी जांग की मांसपेशी। लिख लिया सर? इन्होंने तो पेश उत्तक की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई सार्कोमेर को बताया है सर। उनकी मान लो तो तुम। उनकी मान लो भाई। तुम्हारे को जिस पे यकीन हो उसकी मानो ना, क्या दिक्कत है? बच्चे को क्यों मारेंगे इसके अंदर? अरे तो बच्चे की थोड़ी है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन तो प्लेसेंटा की है ना। कमाल करते हो पांडे जी। इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है एमनियोटिक मेम्ब्रेन की बच्चे को मारकर प्राप्त करें अपन।